वीरेंद्र, रेप्यूटेशन और पॉपुलैरिटी में बहुत फर्क है। पॉपुलैरिटी इज गेन्ड, फेम इज अचीव्ड एंड रेप्यूटेशन इज एस्टैब्लिश्ड। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। जैसे कि हम बहुत सारी इंस्पिरेशन भरी बातें करते हैं आपको इंस्पायर करने की और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं उनके बारे में जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखना शुरू करते हैं उसे शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और आपको बहुत मजा आने वाला है। और आपके कुछ प्रश्नों के जो दिमाग पे जो उथल पुथल मचा के रखी है उनके उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो आज के सेशन के लिए बिना किसी देरी के मैं इनवाइट करने वाला हूं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है। वो इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, फाउंडर ऑफ सोशल जेंस और 2 किताबें लिखी हैं सर ने, बहुत बेहतरीन किताबें हैं। एक बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस लॉजिकली एंड ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल बिहेवियर। कॉर्पोरेट ट्रेनर रह चुके हैं, ना जाने कितनी सारी कंपनीज को ट्रेनिंग दे चुके हैं और को फाउंडर हैं और डायरेक्टर भी हैं। एज मेकर्स एक स्टार्टअप है, उसके मैनेजमेंट स्पीकर हैं और ओरेटर हैं। मेंबर ऑफ नोटेड एसोसिएटेड एंड बोर्ड्स, बहुत सारे बोर्ड से कनेक्टेड हैं। तो लेट मी इनवाइट ऑन दिस एपिसोड। हेलो वीरेंद्र। हेलो सर। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा और वो सवाल नहीं है, वो यंगस्टर्स के दिमाग में उठ रहे बवंडर हैं और आई एम श्योर कि जितने भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पर देख रहे हैं उनके दिमाग को मैं रिलेट कर पाऊंगा, उनके थॉट प्रोसेस को मैं रिलेट कर पाऊंगा। तो व्यूअर्स तैयार रहिएगा। सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम सब आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो सर, जब भी कोई जर्नी शुरू होती है तो एक थॉट प्रोसेस होती है, एक विजन होता है, एक लर्निंग्स होती है। तो सर, आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे, उससे हम इंस्पायर होना चाहेंगे। प्लीज सर, थोड़ा सा अपनी जर्नी, अपनी इस थॉट प्रोसेस को हम लोगों को, हमारे व्यूअर्स को प्लीज जरूर बताइए। मेरी जर्नी में शायद इतने लोग इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि हम सब लोगों की अपनी अपनी जर्नी है और सबकी जर्नी स्पेशल है जी। लेकिन शायद मेरी जर्नी के बारे में मैं इतना बता दूं कि आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे रिलेट कर पाए। तो जैसा कि वीरेंद्र कह रहे थे, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा वक्त से एंटरप्रेन्योर हूँ। सेंट्रल इंडिया की जो एक लीडिंग कोचिंग एंटरप्राइज है CH एज मेकर्स, उसके डायरेक्टर्स और को फाउंडर्स में से एक हूँ। और साथ ही साथ सोशलिजेंस ये एक कंपनी है जो कि एक स्पेशलाइज्ड ई लर्निंग कोर्स जिसमें हम लोग ऑफर करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी। वो इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस का एक अवार्ड विनिंग कोर्स है socialigens.net पे, वो हम ऑफर करते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो मैं एक ट्रेनर, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बट एसेंशियली मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हूँ। थैंक यू सो मच सर। इतनी सारी लंबी 20 ईयर्स की जर्नी आपने बोला कि आपने बहुत शॉर्ट और स्वीट में बताया। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपना इंसिडेंट डिस्कस करना चाहूंगा। कल के दिन एक इंसिडेंट हुआ। मेरे एक फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया। हम लोग लगभग 10 साल से दोस्त हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग साथ में थे, बहुत सारी चीजें हुई साथ में। तो उस बंदे ने कहा कि यार, जहां पर मैं काम कर रहा हूं वहां पर हो ये रहा है कि जो उनके कलीग्स हैं और एक खास है, उनके बड़े अच्छे मित्र हैं उनके जो कलीग हैं, और वो जो कुछ भी करते हैं वो इन्हें बताते नहीं है। इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगता है और मन ही मन अपने आप को निराश होते हैं। कहते हैं कि यार, मैं अपना रियल वो पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा लो फील कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि यार देखो, ये इमोशन है जो हमें अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा। सर, मैंने उनसे एक चीज ये भी कही थी कि अपनी आपने खुशियों की चाबी उस बंदे को दे के रखी है और वो आपको जगह जगह बात बात पर निराश करता है। तो सर, मेरा प्रश्न ये है, इस पर भी आप थोड़ा सा बताइएगा। मेरा प्रश्न ये है सर कि क्या खुद के इमोशन को समझना जरूरी है? अगर हाँ, तो अपने इमोशन को कैसे हम समझ सके? क्या कोई रास्ता है कि हम अपने इमोशन को जान करके अपने ऊपर कंट्रोल कर पाए, अपने अपने इमोशन को अच्छे से वॉच आउट कर पाए? मुझे लगता है आप इसे चाहे अवेयरनेस कहें, आप चाहे इसे माइंडफुलनेस कहें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये आपके जहन में पूरे वक्त बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी भी कॉन्फ्रेंस रूम में, चाहे वो IMF का हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो,
चाहे वो टाटास का हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हो, या फॉर दैट मैटर किसी एसोसिएशन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का हो, किसी भी कॉन्फ्रेंस रूम में आपको हमेशा जो है वो और कुछ मिले ना मिले, लेकिन टेबल टेबल पे हमेशा कैंडीज मिलेंगी। अब वो कैंडीज वहां क्या कर रही हैं? अब जो कॉन्फ्रेंस रूम में लोग बैठे हुए हैं वो कोई बच्चे तो है नहीं कि वो कैंडीज खाना चाहेंगे या कुछ देर में। वो कैंडीज वहां पर इसलिए रखी रहती हैं क्योंकि आपका शुगर लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है फॉर हेल्दी डिस्कशन एंड फॉर द राइट डिसीजन। यानी अगर आपका शुगर लेवल नीचे गया तो आपके डिसीजंस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए यहाँ वहां पर ये फैसिलिटेट किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे। अदरवाइज आपका जो सोचने का ओवरऑल जिसको हम कहते हैं ना मादा है, जो एबिलिटी है, इट विल गेट एडवर्सली अफेक्टेड। या आप मुझे बताइए कि दुनिया के सारे प्रोफेशंस में किसी भी तरह का ब्रेकफास्ट या लंच या छुट्टियां या फोर्स्ड वेकेशंस, ये सब जो है अवॉइड की जा सकती हैं। लेकिन एक प्रोफेशन में ये हमेशा बहुत 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 स्ट्रांगली री की जाती है, और वो हैं जजेस। यानी जो जुडिशरी है उनका, उनके जो है वो बिल्कुल क्लियर हॉलीडेज होंगे, सही टाइम पे ब्रेकफास्ट होगा, सही टाइम पे लंच होगा। उनको ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके ऊपर बकायदा रिसर्च पेपर्स हैं कि जो जजेस डिसीजन लेते हैं लंच के पहले और लंच के बाद जो लेते हैं उसमें फर्क होता है। लंच के ठीक पहले जो है वो यूरिस्टिक क्यूज, यानी अगर दाढ़ी बड़ी हुई है, मतलब इंसान जो है वो अपना ख्याल नहीं रखता, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जरूर अच्छे ही होंगे, या चश्मा पहना हुआ है तो बंदा इंटेलिजेंट ही होगा, या खूबसूरत है ये पर्सन यानी इसका मन भी साफ होगा। ये इस तरह के जो है वो यूरिस्टिक क्यूज से वो डिसीजन लेते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक जज को ही नहीं, एक मैनेजर को, एक लीडर को पूरे टाइम इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि इस वक्त उसका मेंटल स्टेट क्या है, और उस मेंटल स्टेट में चेंजेस लाके उनको एग्जैक्टली उस मेंटल स्टेट में जाना पड़ता है जहां पर उनके परफॉर्मेंस पर कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़ता। छोटी सी बात है। अब मैं अगर आप सब लोगों से पूछूं, जितने लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, आप ही से पूछता हूँ, चलो वीरेंद्र आप मुझे बताओ, एक आदमी जिससे आप बहुत ज्यादा चिढ़ते हो, क्या उसकी सही बात भी कभी कभी आपको गलत लगती है, हाँ या ना? हाँ सर, लगती है। बिल्कुल। आप मुझे बताओ, जब आप बहुत थके हुए होते हो तो आप फैसले जल्दी ले लेते हो, या फैसले बहुत सोच समझ के अच्छे से एनालिसिस करके लेते हो? तो नहीं, वो आप फिर बहुत जल्दी हो एनालिसिस जाता है, करके वो लेते हो जल्दी कि हो जल्दी जाता ले है, लेते हो? वो जल्दी हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाओगे कि हम जब भी कभी फैसले लेते हैं, हमारी सारी एक्शंस जो हैं वो ड्रिवन होती हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है उससे। और होता क्या है कि हम में से अधिकतर लोग वी आर नॉट माइंडफुल ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड अस। आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो आपको अगर पता है कि आज सुबह से आपका जो है मूड अच्छा नहीं है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर कोई डिस्कशन के लिए आपका कलीग आया है और उसने कुछ पूछा है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उसको देख कर कहें, मान लीजिए मैं हूँ आपका बॉस और आप हैं मेरे जूनियर कलीग, और वीरेंद्र मुझसे पूछते हैं कि सर इसके ऊपर साइन करना है, ये आप जल्दी से देख लें और साइन कर दें, और मेरा मूड जो है सुबह से बहुत खराब है। तो मैं कहूंगा देखो वीरेंद्र, आज मेरा मेंटल स्टेट ऐसा है कि मैं बहुत छोटी सी बात पे मेरा मूड शायद बदल जाए और ट्रिगर हो जाए। तो मुझे लगता है कि आज अगर मैं ये वाला डॉक्यूमेंट डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो शायद हम दोनों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा आएंगे, और साथ ही साथ हो सकता है कि ये जो डिस्कशन है उसके साथ भी हम जस्टिस ना करें। सो बाय एनी पॉसिबिलिटी, क्या ये मुमकिन है कि हम इस मैटर को कर ले लें? नाउ व्हेन आई डिड दिस, देयर इज अ लॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ कि मेरे को यार मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ, अभी मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, अभी मैं थका हुआ हूँ। तो पॉइंट इज, आपको हमेशा पूरे टाइम माइंडफुल रहना पड़ता है कि आपके अंदर क्या चल रहा तो दैट मीन्स कि सर अवेयरनेस ही सब कुछ है। माइंडफुलनेस पे तौर पे हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करके और मूड को देखना पड़ेगा। तो सर क्वेश्चन अभी सर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आई एम श्योर कि इससे हम और रिलेट कर पाएंगे। कि एक है सर, थोड़ा टेक्निकल शब्द है हमारे लिए, मतलब मैं तो इससे बहुत अवेयर हूं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है नया हो। कि इंटरपर्सनल स्किल और इंट्रापर्सनल स्किल पे मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और आपने बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। लेकिन मैं चाहूंगा सर, हमारे व्यूअर्स को एक बार बताइए कि ये क्या स्किल होती हैं और इनकी नीड फ्यूचर में क्या होने वाली है, और हम इससे अवेयर होकर, इसे सीख करके क्या क्या बेहतर कर सकते हैं सर, प्लीज सर। है? इंट्रापर्सनल मतलब मेरे अंदर से जुड़ी स्किल्स, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये मेरे अंदर की स्किल है जो मुझे करनी है। ओके। इमोशन मैनेजमेंट, ये मेरे अंदर की करनी है। डिसीजन मेकिंग मेरे अंदर करनी है। मेरा कॉन्फिडेंस, ये मेरे अंदर करना है मुझे, ठीक। ये सब इंट्रा पर्सनल चल रही है। इंटरपर्सनल मेरे मतलब आपके और मेरे बीच में, यानी लीडरशिप या टीम बिल्डिंग
या नेगोशिएशन या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन, तो ये जो बाहर दो लोगों के बीच में हो रहा है ये इंटरपर्सनल है, और जो इनके बीच में नहीं इनके अंदर हो रहा है उसको इंट्रापर्सनल कहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कभी भी अगर आप किसी भी तरह के प्रोफेशन में जाएंगे तो पाएंगे कि आपको दोनों स्किल्स बहुत जरूरी है। इंट्रापर्सनल इसलिए क्योंकि उसके बिना आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते, और इंटरपर्सनल इसलिए क्योंकि उसके बिना आप लोगों से अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये दोनों स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों स्किल्स की जो रूट स्किल, जो फंडामेंटल स्किल मानी जाती है, उसको कहते हैं इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, और उसकी डेफिनेशन होती है द साइंस ऑफ मैनेजिंग सेल्फ एंड कनेक्टिंग विद अदर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सीखें, क्योंकि इन दोनों के थ्रू ही हम, चाहे वो कोई भी ऑर्बिट क्यों ना हो, चाहे वो एकेडमिया हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो पब्लिक डोमेन हो, हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। करेक्ट। सो मतलब हमें दोनों स्किल को अच्छे से समझना है, दोनों एक दूसरे से काफी रिलेट करती हैं, और उसका जो रूट सर ने बताया वो सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसको हमें समझना पड़ेगा। और सर मुझे ऐसा लगता है हम जितने ज्यादा अपने बारे में अवेयर होते जाते हैं, मतलब इंटरपर्सनल स्किल को लेकर के और इंटरपर्सनल स्किल को लेकर, उतनी हमारी ग्रोथ बढ़ती जाती है, उतना हमारी समझ लोगों को समझने की बढ़ती जाती है। तो सर एक एक चैलेंज अभी ये चल रहा है, उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि आजकल यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा जो मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू और सेशंस के थ्रू समझता हूँ, तीन चीजें बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। एक है लेजीनेस, और दूसरी है रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल, तीसरी है कहना चाहिए लैक ऑफ फोकस, मतलब स्टडी को लेकर के, करियर को लेकर के फोकस नहीं है, फोकस शिफ्ट होता है, मूड स्विंग होता है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा इन सोल्यूशन पे अगर आप दे सकें बेहतर तरीके से, क्योंकि आप ही वो पर्सन है जिसको परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा हमारे व्यूअर्स को। सर देखिए, अगर मैं इसके लिए यंगस्टर्स के बजाय एडोलेसेंट्स वर्ड यूज करूं, क्योंकि वर्ड यूज करूं, एडोलेसेंट्स का जो एज एडोलेसेंट्स जिसको कहते हैं वो मानी जाती है 12 साल से 28 साल की उम्र। तो ये जो एडोलेसेंस है, इसके जो इस वक्त की जनरेशन है जो एडोलेसेंस में, उससे मुझे एक बेसिक शिकायत है। वो शिकायत क्या है वो मैं आपसे शेयर करूं। वीरेंद्र, मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी शिकायत इस एडोलेसेंस में अभी जो लोग हैं उनसे ये है दैट दे आर ट्राइंग टू वर्क अगेंस्ट देयर बायोलॉजी। क्या होता है, इंसान किसी से भी जीत सकता है, लेकिन इंसान अपनी बायोलॉजी से कैसे जीतेगा? छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी अभी कल ही एक सेशन में बात कर रहा था मैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई उसके बाद आई वाज वेरी ट्रैजिक एंड वेरी सैड। जब मुझे एक सेशन के लिए बुलाया गया ऑनलाइन ही, और मुझसे पूछा गया कि आपके हिसाब से क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इतनी कमजोर हो गई, तो मैंने कहा देखिए ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मुझसे मेरा एक हाइपोथेसिस जानना चाहते हैं, और ये कंक्लूजन नहीं है, हाइपोथेसिस है, तो वो हाइपोथेसिस मैं ये रेस करता हूँ कि अगर मैं उनके सोशल मीडिया की एक्टिविटी को मानूं कि वो उन्होंने ही की थी अपने हाथ से, तो उनके सोशल मीडिया की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे वीरेंद्र, तो यू विल बी सरप्राइज्ड। आप ही मुझे बताइए कि एक शख्स जो कि रात को 1:15 बजे गैलरी में खड़ा हुआ है और फोटो खींच रहा है, या रात को 2:30 बजे कॉफी पी रहा है, या सुबह 3 बजे जो है वो एक फोटो डाल रहा है, या रात को 12 बजे जो है वो कहीं पर पब में बैठा हुआ है या खाना खा रहा है, या सुबह 4 बजे जो है वो उठ के जो है वो स्मोक कर रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा शख्स एट द एंड ऑफ द डे कैसे मेंटली हेल्दी हो सकता है? माई पॉइंट इज कि अगर आप रात को जाग रहे हो, आप दिन में सो रहे हो, आप उठते हो सुबह 11:30 बजे, एक ऐसे शख्स जिसकी एज 30s में है और who has been in and out of relationships, somebody who is yet to settle, somebody who is constantly trying to search all the time, search for answers, एक ऐसा शख्स मुझे बताइए मेंटली हेल्दी कैसे रहेगा? आज दुनिया में हम कहते हैं हम सोशल एनिमल्स हैं, और मुझे एक बात बताइए कि सोशल एनिमल्स हैं तो हम एनिमल्स तो हैं ना? तो दुनिया में ऐसे कितने एनिमल्स हैं, बस एक्सेप्शन से एक दो, अदरवाइज सारे एनिमल्स जो हैं वो दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं? नहीं ना, वो दिन में जगते हैं, रात को सोते हैं ना। जब सूरज ढलता है तो पंछी वापस आके सो जाते हैं ना, जब सूरज उगता है तो पंछी निकल पड़ते हैं ना, बाकी जानवर भी निकल पड़ते हैं ना, अपने काम, अपने 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 खाने का इंतजाम करने, सारा कुछ करते हैं ना। लेकिन ये एडोलेसेंस जो हैं, इनके साथ दिक्कत ये है कि ये अपनी बायोलॉजी के खिलाफ जा रहे हैं।
मतलब रात रात भर जगेंगे। एक तो मुझे बहुत तकलीफ है उन लोगों से जो कि पैशन पैशन के नाम पे बहुत ज्यादा बातें करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि एक इंसान, लोग कहते हैं ना कि कुंडली ला दो और उसका फ्यूचर बता देंगे लोग, ऐसे लोग होते हैं। मैं कहता हूं वीरेंद्र, आप मुझे किसी भी आदमी का 6 महीने का शेड्यूल ला दो, मैं उसका फ्यूचर बता दूंगा। बिकॉज योर ग्रेटनेस लाइज इन योर शेड्यूल। आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। आपके दिन का शेड्यूल क्या है वो तय करता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी। तो मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात पता है, दैट जब तक एडोलेसेंट्स अपनी दिन की सारी एक्टिविटीज को लेकर, वक्त पर सोना, वक्त पर खाना, वक्त पर नहाना, वक्त पर बाहर जाना, वक्त पर घर लौटना, वक्त पर पानी पीना, जब तक ये नहीं कर सकते, जब तक वो अपनी बायोलॉजी से ही बिट्रे कर रहे हैं, तब तक आई थिंक दे विल बी वेरी लेस चांस कि वो कभी भी बहुत ट्रैक पे रह पाएंगे। और इसीलिए मेरा मानना है कि इंसान बड़ी बड़ी बातें करके नहीं बनता है, वो छोटी छोटी बातें समझ के बनता है। और ये जो बात है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा मानना है कि आजकल लोग ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि उनके दिन भी मैनेज नहीं होते। somebody who doesn't have a managed day wants to build a great life. Now just imagine how contradictory it is. आपसे आपका दिन नहीं संभल रहा और आप जिंदगी बनाने निकले हो, मतलब खाने के वांदे और आप भंडारे कर रहे हो। आप ये भी तो सोचो कि आप अपने आप को मैनेज करो पहले से। सो दैट इज वन, एंड बिलीव मी, मैं शायद स्ट्रांगली ये बात कह रहा हूं बिकॉज इट हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स दैट पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग देयर बायोलॉजी। करेक्ट, दैट मीन्स सर डेली रूटीन और आपके जो डेली के जो एक्शंस हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप क्या करेंगे। अगर आप ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप करियर में कैसे आप कह सकते हैं कि बड़े लेवल पहुंचेंगे। मतलब बहुत सर पॉइंट टू पॉइंट वाली बात है, बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और इसी को लेकर सर पिछले 2 सालों से लगभग मैं एक कोर्स रन कर रहा हूँ जिसमें हैबिट रिप्लेसमेंट पे काम करता हूँ। और मॉर्निंग 5 AM क्लब है और बहुत सारे अलग अलग लोगों का टीम बनाया हुआ है। डेली सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। इन सब चीजों से बहुत कोसों दूर था इंजीनियरिंग में, क्योंकि हम लोग को नाइट आउट करने की आदत पड़ी हुई थी। सारी चीजें जो कि बहुत पीछे ले जा रही। और सर बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि बायोलॉजिकल हम लड़ाई नहीं कर सकते, जो हमारी चीजें बनी हुई है हमें उसके साथ अपने आप को बेहतर रखना पड़ेगा। और सर अभी के सिनेरियो देख लीजिए कि कोविड में लोग इतने परेशान हैं, स्ट्रेसफुल हैं, तो वो सारी कहीं ना कहीं हमारी आदतों का ही नतीजा है जो हमने पास्ट में किया हुआ है। तो सर बेस्ट आंसर दिया सर। नेक्स्ट सर मैं आपकी एक बुक देख रहा था, बुक का टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा। बुक का टाइटल है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस लॉजिकली। मतलब ये अपने आप में ही एक मिस्ट्री टाइप का मुझे लगा। उसके बारे में जानने की मेरी बहुत इच्छा है। मैं डेफिनेटली इस बुक को जाकर के देखूंगा, पढ़ूंगा। और मैं व्यूअर्स आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सर की बुक देखना चाहते हैं तो दिस इज वेरी फैंटास्टिक बुक। मेंटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप बहुत अच्छे से अपने आप को समझ पाएंगे। मैं लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिएगा। तो सर सवाल मेरा यह है कि एक थॉट आपने आज ही के दिन पोस्ट किया था, मैंने आपसे फोन पे भी कहा था कि आपके बहुत सारे थॉट्स ने मेरे माइंडसेट को बदला। तो थॉट सर ये है कि आपने लिखा था कि योर इमोशंस डोंट रिफ्लेक्ट द ट्रुथ, ओनली रिफ्लेक्ट व्हाट यू फील करंटली। मुझे लगता है आप जैसे जब बुक की बात कर रहे थे, तो पहले तो वो सारे लोग जो इस बुक के बारे में सुन रहे हैं, ये बुक बहुत मुश्किल बुक है, आसान बुक नहीं है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपने उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इमोशंस लॉजिकली कोई पॉप साइकोलॉजी बुक नहीं है, वो दरअसल एक न्यूरो साइकोलॉजी बुक है। अब ये भूलिएगा मत कि मैं डॉक्टर संदीप अत्रे हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसी बातें कह दूंगा जो कि बस कॉमन सेंसिकल है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान हमारे यहाँ ये हुआ कि हमारे यहाँ लोग जो है वो वीरेंद्र बस ऊपर ऊपर बातें सुनना चाहते हैं, वो डिटेल में जाना ही नहीं चाहते। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सारे स्पीकर्स, सारे टीचर्स, ट्रेनर्स, सारे सारे बच्चे, और ये जो यंगस्टर्स भी होते हैं, और उनको जब जब भी कभी आप पूछो कि वो क्या अपने ब्रेन के बारे में कुछ जानते हैं, तो यू विल फाइंड वो कुछ भी नहीं जानते। मतलब अजीब बात देखिए कि हमारे यहाँ एक वॉशिंग मशीन भी आती है तो हम उसका यूजर मैनुअल पढ़ते हैं। हम एक पेन ड्राइव भी खरीदते हैं तो पीछे पलट के तो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हम अगर एक माइक्रोवेव ओवन भी लेते हैं तो हम उसका ऑपरेशनल लिटरेचर पढ़ते हैं। लेकिन ये जो ब्रेन है यहाँ पर, इस मशीन के साथ जिसमें हम जीते हैं और जिससे हम जीते हैं, उसके बारे में ऑलमोस्ट हम कुछ भी नहीं जानते। जबकि वही तो हमारा हार्डवेयर है,
उसी में तो माइंड नाम का सॉफ्टवेयर है, और उस हार्डवेयर और माइंड के सॉफ्टवेयर, यानी ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, जब तक ये दोनों साथ मिलकर काम नहीं करते अच्छे से, तब तक आप मुझे बताइए कि आप उस सॉफ्टवेयर से निकाल के पाएंगे। सो प्रॉब्लम इज कि जैसा आपने मुझसे बाद में सवाल पूछा कि हमारे इमोशंस जो हैं, वो इमोशंस तो लगातार, इमोशन इज व्हाट, एनर्जी इन मोशन, और हम सब वो जानते हैं प्रिंसिपल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर। तो इमोशन तो लगातार बदलते रहेंगे, इमोशन बाय डिजाइन आर इन मोशन, पर उन इमोशन को जो होस्ट कर रहा है सिस्टम, ये रहा वो सिस्टम। यहाँ पे जो हम पैदा होते हैं तो 350 सीसी का लेके आते हैं, जो बड़ा हो गया करीब 1150 1200 सीसी, और इन मैक्सिमम 1350 सीसी तक पहुंचता है। ये जो फाइनली एक यहाँ पर जो है, जो कि एक कप्ड पाम में हमारे रिंकल्ड ग्रे कलर का जो ऑब्जेक्ट है, जो लोगों के लिए ऑब्जेक्ट है, हमारे लिए तो ऑर्गन है, वो ऑर्गन जो है वो फाइनली वहीं पर तो हमारी दुनिया है, और हम कुछ भी नहीं जानते। So that book, Understanding Emotions Logically, is essentially about how your brain functions, how your mind is born in your brain, and how to ensure that by understanding how it works, you make it work for you. That's what it is. करेक्ट सर, मतलब समझना पड़ेगा कि इमोशन को लेकर के, और बुक के बारे में आपने अच्छा वो बता दिया कि पहले से कि क्लियर हो कि आपको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। जी हाँ। नहीं तो क्या होता है वीरेंद्र, आजकल क्या है, आजकल सिर्फ एक चीज पसंद है लोगों को, कि उनको ना छोटा कुछ क्रैश कोर्स दे दो जीवन में हर चीज का। अब क्रैश कोर्स तो यार, तुम खुद इंजीनियरिंग की, तुम जानते हो कि आधे ज्यादा इंजीनियर, आधे क्यों 95% इंजीनियर जो है वो शिवानी पढ़ के पास होते हैं। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, जो शिवानी पढ़ के पास हुआ इंजीनियरिंग में, फाइनली तुम उसके हाथ में अपनी गाड़ी कैसे दे दोगे? तो उसी तरह से मुझे पर्सनली लगता है कि बुक्स को भी लोग क्रैश कोर्स की तरह देखते हैं, यार बस जल्दी जल्दी पढ़ लो। ऐसा थोड़ी होता है। आप एक बुक को 5 बार पढ़ते हो तब जाके वो आपसे खुलती है, बुक के साथ आपका रिश्ता बनता है। इट इज नॉट द नंबर ऑफ बुक्स दैट यू हैव रेड, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव रेड अ बुक एंड यू हैव फाउंड न्यूअर मीनिंग्स इन द सेम ओल्ड लिटरेचर, तब जाके कोई रिश्ता बनता है आपका उससे। करेक्ट सर, करेक्ट, मतलब वेरी वैलिड पॉइंट। सर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो यंगस्टर्स में बहुत ही ज्यादा फेमस है कि आजकल ट्रू लव ढूंढना तो बड़ा आसान हो गया है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि हाउ टू स्टे इन अ गुड रिलेशनशिप। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम देख रहे हैं कि कुछ तो यंगस्टर्स जो है, मतलब एडोलेंस में नहीं कहूंगा मैं, यंगस्टर्स कहूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग डरते हैं मैरिज से, चीजों से, रिलेशनशिप में आने से, बिकॉज वो ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा, और होने के बाद बड़ा स्ट्रेस होता है। तो सर मतलब ये क्यों है? ये क्वेश्चन ही है कि हाउ टू स्टे इन अ गुड रिलेशनशिप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। पर्सनली मुझे ये लगता है कि इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक फिल्म थी यस बॉस, मुझे याद है, शाहरुख खान की, उसके अंदर एक डायलॉग था। वो डायलॉग ये था कि 2 कमजोर लोग मिलके एक कामयाब जिंदगी नहीं बना सकते, है ना। मेरे को सबसे बड़ी चिंता जो होती है एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आल्सो, व्हेन पीपल टॉक टू मी अबाउट देयर रिलेशनशिप्स, माय पॉइंट इज, नॉर्मली क्या होता है वीरेंद्र, 2 दुखी लोग होते हैं, और 2 दुखी लोग एक रिश्ता इसलिए ढूंढ रहे होते हैं ताकि उस रिश्ते में जाकर वो सुखी हो जाए, ठीक, विच इज जस्ट इम्पॉसिबल। आई मीन कॉमन सेंसिकली देखो तो 2 दुखी लोग एक रिश्ता बना रहे हो, तो उस रिश्ते में उनके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए है क्या? दुखी है। अब आप जब दुखी ही हो तो आप फाइनली रिश्ते में क्या देने वाले हो? दुख ही देने वाले हो ना। सो सिर्फ 2 ऐसे लोग, ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 ऐसे लोग जो एक दूसरे के बिना भी खुश रह सकते हों, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। प्लीज समझना इस बात को। सिर्फ 2 ऐसे लोग जो एक दूसरे के बिना भी खुश रह सकते हों, वही एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। अब यहाँ वही इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल की बात करूं तो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स जब भी आती हैं, इंटरपर्सनल मतलब 2 लोगों के बीच में, तब उनकी रूट्स इंट्रापर्सनल होती है। यानी जब इसके अंदर दिक्कत होगी तो ये इस रिश्ते के अंदर दिक्कत देगा। जब ये खोखला होगा तो रिश्ता खाली होगा। जब ये हारेगा तो रिश्ते को खत्म करेगा।
फाइनली इट इज ऑलवेज अबाउट व्हाट गोज इनसाइड यू। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं देखता हूँ, देखो मैं ऐसा इसको इस तरह समझाता हूँ कि सिर्फ दो खुश लोग, खुश इंसान किसी को तकलीफ नहीं देता। माई पॉइंट इज, खुश इंसान किसी को भी तकलीफ, छोटा सा मतलब अगर आपको रिसर्च पेपर्स हैं इसके ऊपर बकायदा, मैं बहुत क्लियरली आपको एक जल्दी से बता दूं तो, कि किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, हमेशा जो टॉपर्स रहते हैं ना, वो कभी भी वन साइडेड रिलेशनशिप में नहीं पड़ते वीरेंद्र। उसके बहुत कम इंस्टेंसेस हैं, है ना। टॉपर्स डू नॉट फॉल इन लव विद, आई मीन डू नॉट गेट इनटू वन साइडेड रिलेशनशिप्स, डैमेजिंग रिलेशनशिप्स, क्रशेस वगैरह तो नॉर्मल है। क्यों नहीं पढ़ते मालूम है? बिकॉज दे आर फुलफिल्ड ऑटोमेटिकली थ्रू द थ्रिल ऑफ डूइंग समथिंग मीनिंगफुल एंड अचीविंग सक्सेस इन इट। प्रॉब्लम क्या है, ये वो लोग जो कि टॉपर्स नहीं होते, वो लोग जो कि जिंदगी में वैसे ही अपने आप से खुश नहीं है, वैसे ही आ रहे हैं 62%, वैसे ही 58 आ रहे हैं, वैसे बड़ी मुश्किल से केटी केटी करके पास हो रहा है, ऐसे इंसान को सुख पाना हो तो वो क्या करता है? वो अंदर से तो खुद पूरा है ही नहीं, तो वो क्या करता है? वो सोचता है चलो मैं अधूरा किसी अधूरे को ढूंढूंगा, दोनों मिलके पूरे हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे होता है? मतलब फाइनली एक अधूरा दूसरे अधूरे को ढूंढ के, वो एक तो वैसे भी रोमांटिक लोगों ने बिगाड़ रखा है कि देखो ये जो बीच में उंगलियां में गैप दिया हुआ है भगवान ने, वो इसलिए दिया है ताकि किसी और के उंगलियों के गैप्स आप फिल कर सको। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब टाइम पास बातें हैं। फाइनली ये है, ये अच्छा रिश्ता है, ये काहे का अच्छा रिश्ता है? ये तो उलझा रिश्ता है, ये अच्छा रिश्ता है। यानी एक पूरा हाथ दूसरा पूरा हाथ मिल कैसे बनाए? नहीं, लोग तो बोलेंगे ये देखो ये गैप्स आपने फिल किए, व्हाई वुड यू डू दैट? सो पॉइंट इज, आपने मुझसे कहा हाउ टू स्टे इन अ गुड रिलेशनशिप। द बेस्ट वे टू स्टे गुड इन अ रिलेशनशिप और स्टे इन अ गुड रिलेशनशिप इज टू बिकम अ कंप्लीट पर्सन, स्टैंड अलोन। दो स्टैंड अलोन अच्छे कंप्यूटर्स ही नेटवर्क में जा सकते हैं। रियली रियली मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर कि उनको बहुत अच्छी तरीके से चीजों को क्लियर समझ में आया होगा। और सर अभी हम मूवीज में इन्फ्लुएंस होकर के, लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के, लोगों की लाइफ को देख करके मतलब इतने ज्यादा यंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो भी लगता है कि हम फैशनेट तरीके से अपनी जिंदगी जिए, और वो अपनी इंट्रापर्सनल स्किल को छोड़ करके और लगे रहते हैं चीजों को कलेक्ट करने में। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि मैं एक हैबिट एक्सपर्ट हूं और मैं लोगों से कहता हूं कि अपनी आदतों को बदलो, तो हमेशा हमेशा मैं उनको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ कि देखिए अगर आज संदीप सर इस लेवल पे हैं तो कुछ ना कुछ उनकी हैबिट्स हैं, डेली रूटीन्स हैं जिसको वो कैरी करते हैं। तो सर मैं आपसे आपकी 3 अच्छी आदतें पूछना चाहूंगा। आई एम श्योर आपकी अच्छी अच्छी हैबिट्स होंगी, तो सर थोड़ा सा आप हमें बताइए कि आपकी 3 अच्छी आदतें वो कौन कौन सी हैं जिनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। देखो इसको मैं आदतें, 3 आदतें क्यों, मैं तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसका वीरेंद्र। मैं टिपिकल साइकोलॉजिस्ट ऊपर टिपिकल एक टीचर हूँ। तो मैं ना, मुझसे अगर कोई पता पूछता है तो मैं घर तक छोड़ के आता हूँ। तो मैं इस कॉन्सेप्ट पूरा समझा देता हूँ इसका वीरेंद्र। कॉन्सेप्ट ये है, और ये मेरी अपनी लाइन है, और ये मैंने जानबूझ के बोली, क्योंकि होता क्या है आजकल ओरिजिनलिटी की एक ही डेफिनेशन है, एबिलिटी टू हाइड द सोर्स। यानी सोर्स छुपा लो तो पता चला ऐसा लगता है आप ही ओरिजिनल हो, है ना। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। तो अब क्या है कि मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ, द काइंड ऑफ पीपल यू मीट, द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, द काइंड ऑफ थॉट्स यू लिसन टू एंड द काइंड ऑफ कंपनी यू कीप डिसाइड द काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम। जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के विचार सुनते हैं और जिस तरह के दोस्त चुनते हैं, वो तय करता है कि आप किस तरह के शख्स बनते हैं। एज सिंपल एज दैट। और एक इंसान को बस इन 4 चीजों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। The kind of people you meet, the kind of books you read, the kind of thoughts you listen to, and the kind of company you keep. अगर इन चारों चीजों का आप मैनेज कर रहे हो तो यकीन मानिए, मोर ऑफन देन नॉट, अनलेस देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इनसाइड योर सिस्टम, ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों से आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। ये 4 आदतें क्या, ये तो 4 सोर्सेज हैं। तो फाइनली आपको इन 4 चीजों में लगातार बदलाव करते रहना पड़ेगा, इन 4 चीजों को रेगुलेट करके रखना पड़ेगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, अब मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, मैं व्हाट्सएप पे कभी रहा ही नहीं, मैं न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट पढ़ता ही नहीं, ईमेल्स चेक करना मेरे लिए बहुत रेयर है। मैं सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हूँ, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे तुम मुझे कभी भी सुबह थोड़े 20 मिनट पाओगे, रात को 20 मिनट पाओगे। मैं जो सवाल मुझे आते हैं उनको जवाब देता हूँ, अपना ज्ञान जो है वहां जाके पोस्ट करता हूँ, जो मेरी समझ है, और मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे तो मैं 48 घंटे जो है वो जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं बाद में जवाब देता हूँ। उसकी वजह है, उसकी सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी आप मुझे इसलिए सुन रहे हो, इसलिए थोड़ी सुन रहे हो कि मैं फेसबुक पे हूँ। आप मुझे इसलिए सुन रहे हो क्योंकि अक्सर मेरा फेस एक बुक के सामने होता है।
मतलब मैं अपने काम का हूं इसीलिए तो आपके काम का हूं। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि लोग ना एबिलिटी आने से पहले विजिबिलिटी चाहते हैं। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो 20 साल के काम के बात कर रहा हूँ, लेकिन तुमको ऐसे लोग मिलेंगे जो 2 महीने का काम करके भी इतनी बातें करेंगे। पर फाइनली सेम बात को दो अलग अलग लोग करते हैं तो असर अलग अलग क्यों आता है? असर अलग अलग इसलिए आता है क्योंकि एक जो है वो अपने समझ से और अपने अनुभव से बोलता है, और एक अपने पढ़े और अपने गढ़े हुए से बोलता है। मेरा पॉइंट ये है कि फाइनली आपकी आदतें नहीं, आपको ये 4 सोर्स रखना है और एक आदत रखना है। अब आदत चूंकि आपने पूछी थी इसलिए आदत बता दो। मुझे लोगों के साथ सबसे बड़ी शिकायत और इसलिए रहती है क्योंकि बेचारे सफर करते हैं उसकी वजह से। मेरे पास जब मिलने आते हैं तो मैं बोलता हूँ यार तुम अपने खुद के दुश्मन हो, तुम कहाँ दोस्त ढूंढोगे किसी का। फाइनली लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है वीरेंद्र? उनको सब चाहिए, है ना? उनको सभी चाहिए और अभी चाहिए। इंसान को जब सब चाहिए होता है और अब चाहिए होता है, यानी एक तो उसे ज्यादा चाहिए और उसे जल्दी चाहिए। और जब भी इंसान को ज्यादा और जल्दी चाहिए होता है तब वो हमेशा इनवेरिएबली शॉर्टकट्स लेता है। इनवेरिएबली वो एबिलिटी आने से पहले ही विजिबिलिटी लेता है, और बस यहां से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो आदत क्या हुई? आदत सिंपल सी हुई, स्टे पेशेंट एंड परसिस्टेंट। जी जी। सर एक थॉट मैंने आपका और पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आपको अगर पहली बार में वो हासिल ना हो और वो उसमें भी अच्छा होता है, क्योंकि दूसरी बार आप उसको कैरी करने के लिए आप अच्छा सा, मतलब मैं थोड़ा सा ही रीड कर पाया था, जल्दी जल्दी में देख रहा था। सर थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज बताइए ना। मेरा मानना है वही थॉट था जो आपने अभी मुझे जो बोला, मैं उसी थॉट को पहले एक्सटेंड कर चुका हूँ। जी कि कई बार क्या होता है, इंसान को लगता है कि उसे एक बार में नहीं मिली है चीज। पर होता क्या है, कई बार एक बार में मिल जाए ना तो वो उसको हैंडल करने के लिए उसके पास दम ही नहीं होता। मैं छोटा एग्जांपल दूं, बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक मोटिवेशनल स्पीकर है ना, उसका एक वीडियो आया और वायरल हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, एक वीडियो आया वायरल हो गया और दरअसल वो अंदर से तैयार ही नहीं है अगले और 50 वीडियोस बनाने के लिए। अब वो क्या करता है, वो कहता है यार एक वीडियो वायरल हो गया, अब अगला बनाओ जल्दी, ताकि वो जो वायरलिंग हुई थी उसका कोई फायदा उठे। फिर वो एक और बनाता है, फिर वो तीसरा बनाता है, चौथा बनाता है, पांचवा बनाते बनाते उसको समझ नहीं आता, क्योंकि अंदर से तैयारी तो थी नहीं। उसने 2 महीने के बारे में सोच के एक कैमरा उठाया, 2 महीने में सोचा और बना दिया एक वीडियो। अब हुआ क्या, 5वें वीडियो तक आते थे वो चुक जाता है, उसको लगता है अब करें क्या। तो वो क्या करता है, फिर वो ना चोरी करता है थॉट किसी का। फिर वो क्या करता है, फिर वो सुट्टे मारना शुरू करता है, फिर वो पीना शुरू करता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो ना गठबंधन करना शुरू करता है कि यार ये ना तुम मेरे फॉलोअर्स लो, मैं तुम्हारे फॉलोअर्स लूंगा। फिर वो क्या करता, मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर उस इंसान को उस एक वीडियो के बाद सक्सेस नहीं मिलती और छठे वीडियो पे मिलती, तो तब तक वो उस कामयाबी को हैंडल करने के दरअसल लायक होता। वीरेंद्र, रेप्यूटेशन और पॉपुलैरिटी में बहुत फर्क है। पॉपुलैरिटी इज गेन्ड, फेम इज अचीव्ड एंड रेप्यूटेशन इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब फाइनली आप किसी इंसान को कितना जानते हो और कितने लोगों को आपका नाम पता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका नाम अगर लोगों को, कम लोगों को ही पता है, पर यकीन कितना है। नाम पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, यकीन कितना है वो इंपॉर्टेंट है। और यकीन, रेप्यूटेशन स्टैब्लिश किया जाता है। और नाम तो क्या है यार, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, फाइनली एसईओ में पैसा लगाओ, एसएमएम में पैसा लगाओ, यूट्यूबर बन जाओ। कुल मिला के क्या करना है, एल्गोरिथम के साथ खेलो, वो सारी चीजें खेलो, इन एनी केस तुम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो व्यूअर्स अगर आप ज्यादा जानना चाहें तो मैं सर के बारे में सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक पोस्ट कर दूंगा। सर का यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और जैसे कि सर ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपको कामयाब होने में टाइम लग रहा है तो खुद पर काम करिए और लगे रहिए। सर एक लास्ट में आपसे ये चाहेंगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर मेरे व्यूअर्स को देना चाहें, और आपका वो क्या होगा सर? स्ट्रॉन्ग मैसेज सर, कोई सा भी आपका आप हमें थोड़ा सा गाइड करना चाहें। मेरा मानना है स्ट्रॉन्ग मैसेज तो बड़ा सिंपल सा है, वो है कि जिंदगी में नेचुरल लॉज से चलिए, मैन मेड लॉज से नहीं। और ये लाइन मेरी नहीं है, ये डॉक्टर स्टीफन कोवे की है। देखो भाई, जो मेरा नहीं है वो मैं क्यों बिना बात के लूंगा, है ना? जब आप फसल में बीज बोते हो, उसको सींचते हो, उसको गाय डोर से बचाते हो, उसमें इरिगेशन के अलावा उसमें फर्टिलाइजर का ध्यान रखते हो, सबका ध्यान रखते हो, तो उसके बाद आप क्या होता है,
उसको बोने के बाद आपको इंतजार करना पड़ता है ना। और जब फसल आती है और उसके कटने के बाद वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, ये एक प्रोसेस है ना, ये इवेंट थोड़ी है। तो जिंदगी में मेरा लास्ट मैसेज इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, रिमेंबर सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ प्रोसेस। कामयाबी एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। बने रहिए, लगे रहिए।